जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेरेंट पीसी क्या होता है। पेरेंट पीसी, पीसी का मतलब है पॉलीक्लिनिक, पेरेंट का मतलब है पैतृक। आपका पैतृक पॉलीक्लिनिक क्या है? जैसे मेरे संदर्भ में अगर मैं कहूं तो मेरा पैतृक पॉलीक्लिनिक है खातीपुरा पॉलीक्लिनिक, जयपुर। हर एक वेटरन को अपना एक पेरेंट पीसी चुनना पड़ता है। जब वो रिटायर होता है या जब भी ईसीएचएस का हिस्सा बनता है, तो प्रत्येक वेटरन को और उसके डिपेंडेंट को अपना एक पेरेंट पीसी चुनना पड़ता है। अब ध्यान रहे कि वेटरन का खुद का और डिपेंडेंट का पेरेंट पीसी या पैतृक पॉलीक्लिनिक अलग अलग हो सकता है। पेरेंट पीसी किसी भी वेटरन को मुख्य ट्रीटमेंट देता है, उसे जितनी भी मेडिसिन की सुविधाएं लागू हैं वो सब देता है। ये सब कार्रवाई पेरेंट पीसी के माध्यम से होती है। और पेरेंट पीसी के ऊपर या अपने पैतृक पीसी के ऊपर आप मुख्यतः डिपेंडेंट होते हैं हर ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी प्लान्ड ट्रीटमेंट है, एडवांस में अगर आपने प्लानिंग कर रखी है कि मैंने अपने कोई घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, आंखों का ऑपरेशन करवाना है, तो पेरेंट पीसी के माध्यम से करवाया जाता है। और कुछ एक्सेप्शंस भी है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं या ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, दूर बेंगलोर गए, जयपुर आपका पेरेंट पीसी था, आप बेंगलोर गए, वहां पर आप बीमार हो गए, तो नॉन पेरेंट पीसी जो बेंगलोर वाला पीसी वो भी आपको रेफरल दे सकता है, लेकिन उस नॉन पेरेंट पीसी को ईमेल के माध्यम से पेरेंट पीसी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नॉन पेरेंट पीसी जो आप जा रहे थे कहीं रास्ते में, मान लो रास्ते में बीमार हो गए, आपने ईसीएचएस के ऐप पे देखा नजदीक का पॉलीक्लिनिक, वहां गए, तो आपको सिर्फ 7 दिन की दवाइयां ही मिलेंगी। हाँ, अब अगर आप सीरियस है तो आपको रेफरल भी मिल सकता है, लेकिन पेरेंट पीसी को इंफॉर्मेशन करने के बाद ही ये सब कार्रवाई होगी। अब आप ये सोचेंगे कि भाई पेरेंट पीसी अगर एक बार हो गया तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप उसे चेंज कर सकते हैं। हर 6 महीने में अगर आप चाहें तो अपना पेरेंट पीसी चेंज कर सकते हैं। आपकी परिवार के अलग अलग ईसीएचएस डिपेंडेंट मेंबर्स का पेरेंट पीसी अलग अलग हो सकता है। मान लो आपका बच्चा कोटा में पढ़ता है तो उसका पेरेंट पीसी कोटा होगा। आप जयपुर में हैं तो आपका पेरेंट पीसी जयपुर में होगा। आप अपना या अपने बच्चे का पेरेंट पीसी, अपने डिपेंडेंट का पेरेंट पीसी बदली भी कर सकते हैं हर 6 महीने में एक बार। कैसे करेंगे? आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन देंगे अपने ओआईसी को, जो आपका पेरेंट पीसी है, पैतृक पीसी है, उसके ओआईसी को एक एप्लीकेशन देंगे, उनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्लस एप्लीकेशन दोनों जिस जगह आप अपना नया पैतृक पीसी या पेरेंट पीसी बनाना चाहते हैं वहां ले जाएंगे और दोनों उस ओआईसी को हैंड ओवर कर देंगे। तो पुराने से आपका नाम कट जाएगा और नए वाले पीसी में आपका नाम जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, ईसीएचएस में कुछ एक स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि स्पेशल कैटेगरी क्या है? इन स्पेशल कैटेगरी पेशेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये नियम है। इसमें कोई किसी का फेवर नहीं कर रहा है। अगर आप 80 साल से बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, पर्ची बनने में भी, दवाई मिलने में भी, डॉक्टर के देखने में भी। अगर आप कैंसर पेशेंट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपके हाथ पांव हिल रहे हैं, जिसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आप बुढ़ापे में डायमेंशिया के शिकार हो गए, डायमेंशिया मतलब भूल जाना, बिल्कुल याद नहीं रहता, रिश्तेदार भी याद नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप बैटल कैजुअलिटी है तो आपको प्रायोरिटी दी जानी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है या आप डिसेबल्ड पर्सन है तो या आपके पास व्हाइट कार्ड है तो आपको वरीयता दी जाएगी। पर्ची भी जल्दी बनेगी, डॉक्टर भी जल्दी देखेगा, दवाइयां भी जल्दी मिलेंगी। अब बेड रिडन है, बिस्तर से बंधे हुए हैं, बीमार हैं, आप व्हीलचेयर बाउंड हैं, व्हीलचेयर से नहीं उठ सकते हैं, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। तो ध्यान रहे कि इन सब कैटेगरीज में आप एक स्पेशल कैटेगरी में माने जाते हैं और आपको पीसी पॉलीक्लिनिक के ट्रीटमेंट में आपको वरीयता दी जाना जरूरी है, ये आपका अधिकार बनता है। आगे चलते हैं। कुछ एक पेशेंट पूछते हैं कि भाई क्या आयुष का ट्रीटमेंट ईसीएचएस के माध्यम से पॉसिबल है? अब आप पूछेंगे आयुष क्या है? देखिए, आयुष
जो पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हमारे हिंदुस्तान में चलती आ रही हैं, ए का मतलब है आयुर्वेद, वायु का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा, ये साउथ इंडिया में चलता है। देखिए आपको पता है आयुर्वेद तो हमारा सदियों से चला आ रहा है, यूनानी ये चिकित्सा पद्धति अलग है जो भी हमारे भारत में प्रैक्टिस की जाती है, सिद्धा साउथ इंडिया में होता है, और एच का मतलब है होम्योपैथी जो कि एक जर्मन चिकित्सा पद्धति है और भारत में अभी इसका इस्तेमाल भी होता है। तो आयुष का अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, यानी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में से किसी का भी करवाना चाहते हैं ट्रीटमेंट, तो आप करवा सकते हैं ईसीएचएस के माध्यम से। आपको सिर्फ ओआईसी ईसीएचएस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओआईसी ईसीएचएस आपको एक फॉर्मेट में परमिशन दे देंगे। आप जाइए, मान लो आप जयपुर के रहने वाले हैं तो जयपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है आमेर रोड पे, वहां जाइए, वहां आप इलाज लीजिए, वहां पेमेंट करिए और आपका 100% सरकारी अस्पताल है वो भी, इसलिए 100% आपका रिइंबर्समेंट हो जाएगा। आप आकर के बिल्स दीजिए ईसीएचएस को, पूरा रिइंबर्समेंट हो जाएगा। बिल्स आपके पेरेंट पीसी के माध्यम से ही प्रोसेस होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, या यूनानी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, सिद्धा ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, या होम्योपैथी भी सरकारी अस्पताल से आप ईसीएचएस के माध्यम से ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट को मैं दो तरीके में डिवाइड करूंगा, एक तो नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट है और दूसरा एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी की स्थितियां अलग होती है, नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट की स्थितियां अलग होती हैं। नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट से मतलब है कि भाई आपको कोई समस्या है और आप नॉर्मल अपने पीसी में, पेरेंट पीसी में गए, वहां से आपको डॉक्टर ने दवाई लिख दी या रेफर कर दिया, वो नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट, मतलब आपने जिसकी प्लानिंग की हो, आपको पता है कि इसका इलाज होना है। नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट में उदाहरण देता हूं कि मुझे जैसे छोटी मोटी लाइपोमा की गांठ हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पीसी में मुझे रेफर किया किसी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में, और जाते ही एक दिन के डे केयर में वो छोटी सी गांठ डॉक्टर ने निकाल कर मुझे वापस घर भेज दिया। तो ये हो गया प्लान ट्रीटमेंट। अब प्लान ट्रीटमेंट में दवाइयां कैसे दी जाती हैं? आप जैसे पीसी में पर्ची बना करके डॉक्टर के पास जाते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी दवाई दी जा सकती है। मान लो जुकाम है तो 3 दिन 7 दिन की दवाई दे देगा। अगर आपके क्रॉनिक पेशेंट है, लंबी दवाई चल रही है, तो 30 दिन की एक साथ डॉक्टर दवाई दे सकता है आपको। आमतौर पर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार सेम दवाइयां चल रही, तो डॉक्टर 30 डेज की दवाई दे देता है। लेकिन आप अगर स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, स्पेशल कैटेगरी क्या थी, आपको फिर एक बार स्लाइड दिखा देता हूं। ये सब है स्पेशल कैटेगरी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले पेशेंट हैं तो आपको 3 महीने तक की दवाई दी जाएगी एक साथ, यानी 90 डेज की दवाई आपको एक साथ दे दी जाएगी, 90 डेज की। अब आप रिपीट मेडिसिन कैन बी टेकन 10 डेज इन एडवांस। एक और नियम है देखिए कि मान लो आपको 1 जनवरी है आज 25, 1 जनवरी को आपने दवाइयां ली, 30 तारीख को आपकी दवाई खत्म, 30 जनवरी को खत्म होने वाली है, तो आप 20 जनवरी को ही दवाई दोबारा ले सकते हैं, यानी 10 दिन पहले ही दवाई ले सकते हैं। अगली एनडीडी, नेक्स्ट ड्यू डेट से 10 दिन पहले दवाई ले सकते हैं, लेकिन आपकी दवाइयों की गिनती वही 1 फरवरी से काउंट होगी। कहने का मतलब आपको 1 महीने की दवाई दे दी, अगले महीने की दवाई आपको 10 दिन पहले भी मिल सकती है। वो इसलिए मिलती है कि आप दवाई, यू डोंट रन आउट ऑफ मेडिसिन, कि आपकी दवाइयां खत्म नहीं हो जाए, इसलिए। तो इस नियम को भी आप ध्यान रखें। जो वेटरन्स विदेश जा रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, और अगर उनके पास वीजा है और टिकट है, तो उनको 6 महीने की दवाई एक साथ दी जा सकती है। ये भी एक नियम है, मतलब यू कैन टेक 6 मंथ्स ऑफ मेडिसिन इन केस यू आर गोइंग अब्रॉड। अगर आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो 6 महीने की दवाई एक साथ ईसीएचएस से लेकर के जा सकते हैं। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, ध्यान रखें। अगर आप बेड रिडन है, यानी बिस्तर से बंधे हुए हैं, अगर आप व्हील चेयर बाउंड है, व्हील चेयर पर बैठे हैं, तो आपकी जगह आपका बेटा, पोता, दुहिता कोई भी जाकर के आपकी वीडियो कॉलिंग डॉक्टर से करवा सकता है और दवाइयां ले सकता है। अगर आपकी कुछ दवाइयां एनए होगी, नॉट अवेलेबल होगी, यानी वो कहता भी ये दवाइयां तो एनए है, या गोला मार देता है आपकी पर्ची के ऊपर कि ये दवाइयां नहीं मिल रही है, तो ये ईसीएचएस की जिम्मेदारी है कि वो ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट, वो लोकल केमिस्ट जिसको ऑथराइज किया गया है बोर्ड के माध्यम से, उससे दवाइयां खरीदने की ईसीएचएस ओआईसी को पावर है। आपका कोई रिश्तेदार भी जाकर के ये दवाइयां बाद में ला सकता है, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई ये दवाइयां ईसीएचएस कहां से लाएगा, तो हर एक ओआईसी को लोकल परचेज की पावर है। जैसे टाइप ए और बी के ओआईसी को 2.5 लाख रुपया पर मंथ दवाइयां खरीदने की पावर है। जैसे जयपुर वाला
ओआईसी साहब हैं, उनको 2.5 लाख रुपए की दवाई खरीदने का पावर है। दिल्ली वाले जो बड़े सिटीज है वो ए और बी टाइप है, उनके ओआईसी को 2.5 लाख रुपए पर मंथ मेडिसिन खरीदने की पावर है। जो बीच के टाइप के शहर हैं उनके 1.5 लाख रुपए पर मंथ खरीदने की पावर है। और जो सबसे छोटे पॉलिक्लिनिक है उनको भी 1 लाख रुपए पर मंथ की पावर है। 1 लाख रुपए भी काफी होती है। तो आपको बिना दवाई रहने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर रिक्वेस्ट करिए, उनसे ये कहिए कि भाई आप एएलसी से या लोकल केमिस्ट से, ऑथराइज लोकल केमिस्ट से, यानी लोकल परचेज करके दे दीजिए। लोकल परचेज नाम सभी फौजी जानते हैं। जो क्रोनिक पेशेंट्स है, जिनको लंबी बीमारियां चली आ रही हैं, उनको 3 महीने में एक बार डॉक्टर अवश्य देखेगा। यानी मान लो वो नहीं आ पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, स्पेशल कैटेगरी के हैं, 1 महीना कोई और उनका बेटा पोता लेके आएगा, दूसरे महीने उनका ऑथराइज प्रॉक्सी लेके आएगा, तीसरे महीने, यानी 3 महीने कंप्लीट होने में 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ्स जो है डॉक्टर को देखना आवश्यक है, ताकि उनकी मेडिसिन एडजस्ट की जा सके। अभी हम आगे चलते हैं। अब देखिए कि रेफरल कैसे होगा। रेफरल जो है, पहले तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि रेफरल हमारा अधिकार नहीं है। रेफरल इज नॉट ए राइट। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको रेफर किया जाए या नहीं किया जाए। हो सकता है कि आपको लगे मुझे बीमारी ज्यादा, लेकिन डॉक्टर हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं इस मामले में और उनको हमारी बीमारी के बारे में ज्यादा पता है। लेकिन आमतौर पर डॉक्टर रेफरल दे देते हैं अगर आपको बीमारी सही सीरियस है तो। किसी भी एक टाइम में 2 रेफरल आपको मिल जाते हैं कि आपको मान लो आंख का मिल गया या घुटने का मिल गया या कोई भी आपको बीमारी, 2 रेफरल एक साथ डॉक्टर ईसीएचएस से दे देते हैं। आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कर सकते हैं। एमएच के लिए कितने भी रेफरल दिए जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब आपको किसी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए रेफरल मिलता है तो आपको 6 सेशंस की परमिशन है। आप देखिए अपना जो आपको रेफरल का पर्चा मिलेगा उसमें 6 सेशंस लिखे होंगे, या हो सकता है डॉक्टर उसको 3 भी कर दे या 4 भी कर दे। तो आप देखिए कि आपको कितने सेशंस ऑथराइज है, यानी 6 बार जाकर के आप डॉक्टर से उसी चीज का 6 अलग अलग दिनों में जाकर के उसका इलाज करवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल क्या है। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जो अब आप ईसीएचएस के ऐप पे देखेंगे कि आपके पॉलिक्लिनिक के साथ ये 10, 20, 30 हॉस्पिटल लागू हैं, उनको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल कहा जाता है। वहां अगर आप जाएंगे तो आपका कैशलेस इलाज होगा। आप सिर्फ कार्ड दिखाइए, अपना इलाज लीजिए और आपको कोई एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। अब आपकी रेफरल का जो पर्चा है उसकी वैलिडिटी मतलब कितने दिन चलेगा। पहले इस पर्चे की वैलिडिटी 1 महीने होती थी, लेकिन अभी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। इसकी वैलिडिटी अभी 3 महीने कर दी गई। यानी आप एक बार आपने रेफरल का पर्चा ले लिया, 3 महीने के अंदर आपको कोई काम हो गया, 1 महीने काम हो गया, दूसरे महीने जा सकते हैं, फिर काम हो गया, तीसरे महीने जा सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप तुरंत चले जाएं, ताकि आपके 5 या 6 सेशन जो आपको लागू है वो तसल्ली से डॉक्टर को आप दिखा सकें। अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है तो आपको 60 दिन तक जाकर के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये 60 दिन इसलिए किए गए हैं क्योंकि दांत का प्रोसीजर 1 या 2 सिटिंग्स में खत्म नहीं होता, इसलिए 2 महीने तक लगातार आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भगवान नहीं करे अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे आपके खून की सफाई हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, आपको कैंसर है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी चल रही है, तो आप 180 दिन का रेफरल लेके जा सकते हैं। यानी 180 दिन तक, 6 महीने तक आपका इलाज चलता रहेगा, 6 मंथ्स तक। अब आप जब भी रेफरल लेके जाते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने काम, आमतौर पे कई बार पेशेंट्स भूल जाते हैं। आपको ईसीएचएस कार्ड अवश्य ले जाना है, और आपको जो रेफरल का पर्चा दिया गया है, ये 2 चीजें आपको अवश्य ले जानी है, इनमें से भूले नहीं। और अगर आप समझदार हैं तो अपना आधार कार्ड भी ले जाएं। आधार इसलिए कि आपका आईडी के तौर पर काम करता है। आपका ईसीएचएस कार्ड भी काम करेगा, आधार नहीं लेके तो भी काम चलेगा, लेकिन अच्छा है ले जाए तो ईसीएचएस कार्ड प्लस रेफरल फॉर्म, ये 2 चीजें तो अवश्य बिल्कुल भी नहीं भूलें। देखिए आप अगर 70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, पहले की उम्र 75 साल थी, अभी देखो कितना अच्छा स्टेप किया है। 70 साल से अगर आप उम्र में ज्यादा हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सीधा घुस जाइए, आपको कोई रेफरल लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आप बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर हैं या 70 साल के हैं, तो सीधा किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना इलाज ले सकते हैं। ये दिस अ ब्यूटीफुल फैसिलिटी, आप इसका इस्तेमाल करिए। इसी के साथ एक और चीज बता देता हूं कि नेवी ने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि नेवी के लोगों को, नेवी के किसी भी हॉस्पिटल में नेवी के बुजुर्गों को जो 70 साल से ऊपर है, सीधे किसी भी नेवी के
सैनिक अस्पताल में जा सकते हैं। आर्मी एयरफोर्स में अभी ये सुविधा नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश की जा रही है। ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी नेवी ने की है और हम चाहते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स भी इस प्रकार की डिमांड करे। देखिए एक और चीज है, आपका जो पेरेंट पीसी है, जो आपका पैतृक पीसी है, अगर आप फौजी हैं, रिटायर हो गए, उसके बाद फिर आपने सरकारी संस्था ज्वाइन कर ली, कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, तो आपको सिकनेस सर्टिफिकेट पेरेंट पीसी दे सकता है, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी पेरेंट पीसी दे सकता है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल वगैरह की आवश्यकता है वो भी पेरेंट पीसी दे सकता है, आपको किसी प्रकार की सरकारी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट पेरेंट पीसी दे सकता है। इसमें एक थोड़ी सी गुंडी ये है कि आपके डिपार्टमेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सेप्ट करें या नहीं करें, डिपार्टमेंट की मर्जी है, लेकिन आपका सिकनेस सर्टिफिकेट, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब आपके सरकारी डिपार्टमेंट को ईसीएचएस का एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जो प्लान्ड ट्रीटमेंट है उसके लिए प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है। रेफरल क्या है? प्रायर परमिशन ही एक तरीके का। अगर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होगी, और वो परमिशन कौन देता है? ओआईसी ईसीएचएस। ओआईसी ईसीएचएस आपको एक लिखित परमिशन देता है कि भाई आप जाकर के नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जिसका नाम आपके पीसी के साथ अटैच नहीं है उसमें भी इलाज करवा सकते हैं। कोई बड़ी सर्जरी हो, कोई कार्डियक सर्जरी हो, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी प्रकार का किडनी वगैरह का ट्रांसप्लांट, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होना हो, किडनी लीवर वगैरह, घुटनों का या हिप का कोई रिप्लेसमेंट हो या कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, कोई बड़ी न्यूरो की प्रॉब्लम हो, आपको आपको मोटापे की कोई सर्जरी होनी हो, इस प्रकार के बड़े केसेस में आपको ओआईसीईसीएचएस जो है वो परमिशन दे सकता है, आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई आपको परमिशन चाहिए कि आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में लंबा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टर ओआईसी के ऊपर कौन हुआ? डायरेक्टर ईसीएचएस, वहां से आप परमिशन ले लेंगे और परमिशन का फॉर्मेट ओआईसी ईसीएचएस के पास ही आप एप्लीकेशन ओआईसी ईसीएचएस को देंगे, ओआईसी ईसीएचएस अपने आप डायरेक्टर से परमिशन लेकर के आपको देंगे। तो ये था परमिशन का तरीका। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए दो तरीके के ट्रीटमेंट हमने कहा, एक तो नॉर्मल प्लान्ड ट्रीटमेंट जिसका हमने डिस्कशन कर दिया है। अभी हम जाएंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की पॉलिसी थोड़ी अलग है लेकिन बड़ी सिंपल है। इमरजेंसी में आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सिर्फ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएं। एम्पैनल्ड में जाएं तो अच्छा है, नजदीक है तो बढ़िया है, आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। नॉन एम्पैनल्ड में भी आप, नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी आप जा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो बताते हैं कि इमरजेंसी है क्या चीज। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग चीज जिससे भी जीवन को खतरा है उसको इमरजेंसी कहा जाएगा। जैसे मान लो आपको अचानक खुदा न खास्ता हार्ट अटैक आ गया, कोई रोड का एक्सीडेंट हो गया, आपको अचानक सांस में तकलीफ हो रही है बहुत तेज, आपको पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो गई, मान लो जहरीला खाना खा लिया गलती से, कोई स्नेक, सांप ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया, एनिमल बाइट हो गया है, किसी और एनिमल ने काट लिया है, कोई एंडोक्राइन इमरजेंसी हो गई, मतलब ग्लैंड से रिलेटेड इमरजेंसी हो गई, आपकी किडनी का फेलियर हो गया, आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया, इस प्रकार की सब चीजों को जिसमें जीवन को खतरा है इमरजेंसी कहा जाता है। अब ध्यान रहे कि इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो पेशेंट को दिया जाएगा। अभी कई बार हमको लगता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, लेकिन डॉक्टर कहता है ये तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, हमको लगा हार्ट अटैक है, उसको इमरजेंसी माना जाएगा। तो इस प्रकार की चीजों को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कैटेगरी में कहा जाता है। आगे चलते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी जा सकता है और नॉन एम्पैनल्ड में भी, किसी भी हॉस्पिटल में चला जाएगा। अब हार्ट अटैक का पेशेंट ये इंतजार तो करेगा नहीं कि भाई मैं एम्पैनल्ड में जाऊं, उसको तो नजदीक का जो भी सही अस्पताल लगा वहां रश करना पड़ेगा। तो आप नॉन एम्पैनल्ड में भी सीधे जा सकते हैं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अपने आप इमरजेंसी रिपोर्ट जो है 24 घंटे में बीपीए साइट पे डाल देगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एम्पैनल्ड में आप अगर गए इमरजेंसी में, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, आप गए, आपने अपना कार्ड दिखाया, आपका ट्रीटमेंट शुरू, उसके बाद एम्पैनल्ड हॉस्पिटल का काम, आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपके किसी रिश्तेदार को एक इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहां से लेकर के, एक रिपोर्ट लेकर के, भी इमरजेंसी थी, लेकर के पेरेंट पीसी में आकर के देनी आवश्यक है। अगर 48 घंटे से कुछ लेट भी होगी तो भी आपको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इन्हीं 48 घंटों में आप अपने पेरेंट पीसी को, पीपीसी को, पेरेंट पीसी को इन्फॉर्म कर दें।
हर स्थिति में बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाएगा? पेशेंट को दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट से मतलब है कि अगर कहीं डाउट हो जाता कि इमरजेंसी थी या नहीं थी, तो पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए अप्रोच हमारी। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अपने आप ऑनलाइन बिल्स जनरेट करेगा, अपने आप उसी को पेमेंट होगा, पेशेंट को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पहले पेशेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, बिल्स लेकर के पेरेंट पीसी में आएगा और उसके बाद उसके बिल क्लेम हो जाएंगे। तो ये था प्रोसीजर इमरजेंसी ट्रीटमेंट का। हम आगे चलते हैं। देखिए, अब क्लेम के लिए, जब मान लो आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले गए और आपको क्लेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? शुरुआत में पेशेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लेम को प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको ये चीजें ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीजें आपको लेके आनी पड़ेगी, ईसीएचएस कार्ड की कॉपी पेरेंट पीसी में लेके जानी पड़ेगी, जो हॉस्पिटल ने इमरजेंसी सर्टिफिकेट इश्यू किया उसकी कॉपी, डिस्चार्ज की कंप्लीट समरी, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इमरजेंसी रूम के सीट, डिटेल्स बिल्स की समरी, इमेजेस, पाउचेस, बारकोड्स, इनवॉइसेस, ये चीजें आप सारी लेकर के अपने पेरेंट पीसी में जाइए और वहां आपका क्लेम हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक ये चीज है, लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि हम राष्ट्रीय रेप्यूट के जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहां जा सकते हैं? हाँ, सरकारी राष्ट्रीय रेप्यूट के हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं। इसी से एम्स में जा सकते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेज बेंगलोर है ये, यहाँ भी जा सकते हैं मानसिक बीमारियों के लिए। मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के उनमें जा सकते हैं। जिम पर पौंडीचेरी में जा सकते हैं, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में। ये बड़े बड़े बहुत राष्ट्रीय स्तर की रेपुटेशन के हॉस्पिटल हैं, इनमें आप अपना इलाज करवा सकते हैं। आगे देखते हैं। आप नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, जो बड़े फेमस हॉस्पिटल्स हैं। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, ये बहुत फेमस हॉस्पिटल, आपको सबको पता है, यहां जा सकते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में आप जा सकते हैं। आंखों का बड़ा अस्पताल है शंकर नेत्रालय, चेन्नई में जा सकते हैं। ये नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, नॉन लेकिन ये इनमें आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एम्पेनल्ड हैं। कैसे करवाएंगे इलाज? आप अपने पीसी से, अपने पेरेंट पीसी, देखिए पेरेंट पीसी का बड़ा महत्व है, यहां से एक रेफरल लेंगे, लेकिन रेफरल लेकर के इन हॉस्पिटल के नजदीक जो पीसी है उनमें जाएंगे। मान लो आप जयपुर के रहने वाले हैं, खातीपुरा के रहने वाले हैं, खातीपुरा के पेरेंट पीसी से आपने खुदा न खास्ता कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपने रेफरल ले लिया, आप गए बॉम्बे। अब बॉम्बे जाने के बाद आप सीधे इस हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। बॉम्बे में इस हॉस्पिटल के पास मुलुंड वाला पीसी है, वहां आप मुलुंड के पीसी में जाइए और उनसे फिर एक आप रेफरल लिखवाइए और उसके बाद आपका यहाँ ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ये इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है वो अपने बिल्स जो है वो जयपुर नहीं भेजेगा, वो मुलुंड वाले पीसी के पास ही, नजदीक वाले पीसी के पास ही भेज देगा। तो कहने का मतलब है अपने पेरेंट पीसी से रेफरल लीजिए, इन हॉस्पिटल्स के नजदीक वाले पीसी के पास जाइए, उनसे फिर रेफरल लीजिए और जाकर के फिर अपना मस्ती से इलाज करवाइए। ट्रीटमेंट रीइंबर्समेंट बेसिस पे होगा कि आप पहले वहां पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद जो नजदीक वाला पीसी है वो अपने आप पैसे को आपको रीइंबर्स कर देगा। आगे चलते हैं कि आप बीमार हो गए, तो बीमार होकर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, एम्पैनल्ड है या नॉन एम्पैनल्ड है जो भी है, तो आप कितने दिन एडमिट रह सकते हैं? देखिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो 12 दिन एडमिट रह सकते हैं। बीच किसी मेजर प्रोसीजर इन्वॉल्व है, जैसे किसी गांठ का ऑपरेशन वगैरह होना हो, 7 से 8 दिन रह सकते हैं। दूरबीन से ऑपरेशन होना हो, 3 दिन एडमिट रह सकते हैं। और डे केयर में छोटे मोटा कोई काम हो तो डे केयर में 1 दिन के लिए एडमिट रह सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन है जिसके लिए हॉस्पिटल आपको एडमिट रख सकता है और इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर इससे बढ़ती है बीमारी और लंबे समय तक आपको एडमिशन चाहिए तो 13 से 30 दिन के लिए ओआईसी पॉलीक्लिनिक परमिशन दे सकता है। 31 से 60 दिन के लिए डायरेक्टर ईसीएचएस दे सकता है और 60 से 120 दिन के लिए एमडी ईसीएचएस आपको परमिशन, मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीएचएस आपको परमिशन दे सकते हैं। सबकी एप्लीकेशन आपके पेरेंट पीसी के माध्यम से जाएगी। फिर दोहरा देता हूं, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर के लिए 12 दिन एडमिशन की परमिशन है, मेजर प्रोसीजर के लिए 7 से 8 दिन की,
दूरबीन से ऑपरेशन के लिए 3 दिन की, डे केयर के लिए 1 दिन की, इनको अगर बढ़ाना है तो 1 महीने तक की वो ICCHS परमिशन दे सकता है, 2 महीने की डायरेक्टर ECHS दे सकता है, और 4 महीने की परमिशन मैनेजिंग डायरेक्टर ECHS दे सकता है। मान लो ये सब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जब आप वहां से निकलेंगे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से, तो वो सिर्फ आपको 2,000 रुपए की ही दवाई देगा, ज्यादा दवाई नहीं देगा। अब आप कहेंगे 2,000 से कैसे काम चलेगा? देखिए, उसके बाद आप अपने पेरेंट पीसी पे आइए, ये आरसी नहीं, सॉरी, पेरेंट पीसी पे आइए और वहां से दवाई आप लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, हॉस्पिटल की क्या जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी ये नहीं कह सकता कि यार ECHS वाले तो कम पैसे देते हैं, इनकी लाइन ही अलग लगाओ। नहीं, आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी भी डायरेक्ट पेमेंट करने वाले पेशेंट को वरीयता दी जाती है, वही वरीयता आपको मिलेगी। पूरी तरह एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। कोई प्रकार का कैश पेशेंट से लिया जाता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। सिर्फ कैश कब लिया जाएगा? मान लो आप दांत के लिए गए और हायर इम्प्लांट, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट आप लगाना चाहते हैं, सरकार ने तो 2,500 का ही परमिट कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप 10,000 वाला लगा रहे हैं, तो जो बैलेंस 8,000 रुपए वो आपको देने पड़ेंगे। यानी अगर आप हायर इम्प्लांट प्रीफर करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बैलेंस पैसा आपको देना पड़ेगा। अन्यथा जो सरकारी ऑथराइजेशन है उसमें आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड व्यक्ति आपकी सेवा के लिए मोबाइल नंबर के साथ ECHS के पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप शिकायत करिए। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल उन्हीं फैसिलिटीज के लिए आपको ट्रीट करेगा जिसके लिए वो एम्पैनल्ड है। इसलिए आप ECHS के ऐप पे देख लीजिए कि किस किस चीज के लिए, किस किस ट्रीटमेंट के लिए एम्पैनलमेंट इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का हो रखा है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो हर चीज के लिए ट्रीट करना पड़ेगा उसे। अगर इमरजेंसी है तो हर तरीके के प्रोसीजर्स उसको करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद वो बिल्स जो है पेरेंट पीसी को फॉरवर्ड कर देगा, आरसी को फॉरवर्ड कर देगा। जब आप ठीक हो जाएंगे तो जाते टाइम आपको 2,000 रुपए की दवाई देगा। 2,000 के बाद की दवाई जो है आप अपने PPC यानी पेरेंट पीसी से आकर के लीजिए। पेशेंट को इधर उधर भगाएगा नहीं। कई हॉस्पिटल को पुरानी आदत होती थी, वो अभी बंद है। आप शिकायत कर सकते हैं कि पेशेंट को अगर इधर उधर भगाता है, कहता है कि वापस पीसी जाओ, चेक कराओ, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हर एक बिल के ऊपर पेशेंट के मोबाइल नंबर लिखेगा हॉस्पिटल, उसके साइन करवाएगा, और एक कॉपी पूरे बिल्स की आपको देनी अनिवार्य है, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया और क्या हॉस्पिटल ने क्लेम किया। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको ट्रीटमेंट कुछ ही मिला, क्लेम कुछ और ही चल रहा है। अब देखिए कि अगर आप खिन्न हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से या पीसी के ट्रीटमेंट से, किसी भी ट्रीटमेंट से, तो आप इन जगहों पर अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। CP ग्राम्स है, ये पब्लिक ग्रीवेंस का एक सरकारी पोर्टल है, इस पे कर सकते हैं। आप डायरेक्टर कंप्लेंट से लिटिगेशन को ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। आप नॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं, एड्रेस का आप स्क्रीनशॉट ले लें, डायरेक्टर कंप्लेंट से लिटिगेशन इस एड्रेस पे कंप्लेंट कर सकते हैं। आप सीधा हेल्पलाइन, कंप्लेंट की हेल्पलाइन पर इस पर फोन भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप सबसे पहले OIC पॉलीक्लिनिक को कंप्लेंट करें, उसके बाद स्टेशन हेडक्वार्टर में ECHS सेल को करें, उसके बाद रीजनल सेंटर में करें। ये प्रॉपर चैनल है। ये क्या है? प्रॉपर चैनल है। अब आप देखिए कि जब भी आप कंप्लेंट करते हैं तो आप अपना ECHS रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, अपना कार्ड का नंबर लिखें, क्लेम का ID लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, पॉलीक्लिनिक के नाम लिखें, तथा अपने पर्सनल डिटेल्स, ये सब आप लिखेंगे तो इससे कंप्लेंट को सुलझाने में आसानी होगी, और ये आपके भले के लिए, फायदे के लिए है। अब एक बार मैं पूरी चीजों की मोटे तौर पे समरी कर देता हूं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए। प्लान ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने पेरेंट पीसी पे जाना ठीक रहेगा। आप ट्रांजिट में कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बीमार हो गए, तो हर एक कोई भी पॉलीक्लिनिक आपको 7 दिन की दवाई तो दे ही देगा, और कोई जरूरत पड़ी तो आपको रेफरल भी दे देगा। अगर आपको भयंकर इमरजेंसी है तो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। 48 घंटे में आपने फोन से या अपने साथी के माध्यम से सिर्फ पेरेंट पीसी को, PPC को सूचना करनी पड़ेगी। आपको वेट नहीं करना है, आप तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज लीजिए। अगर आप 70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं तो कोई और रेफरल की जरूरत नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। हम सबको कभी न कभी 70 साल का होना है। आप जब भी 70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं तो कोई रेफरल की जरूरत नहीं है। आप सीधे किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले जाएं, आपका फ्री, टोटल फ्री इलाज होगा, कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं है।
इमरजेंसी है तो नॉन एम्पेनल्ड में भी जा सकते हैं। आप स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पीडब्ल्यूडी वाले, डिसेबल्ड हैं या बैटल कैजुअलिटी हैं या 80 साल से ऊपर, ये स्पेशल कैटेगरी कैंसर के पेशेंट हैं, इनको हर जगह वरीयता दी जाएगी, ये अनिवार्य है। आपको डॉक्टर साहब एक बार में 2 रेफरल दे सकते हैं और 6 सेशन होते हैं, यानी उन 2 रेफरल में 3 महीने के अंदर अंदर आप उसी डॉक्टर को 6 बार दिखा सकते हैं। रेफरल की संख्या 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, डॉक्टर डिसाइड करेगा, मैक्सिमम 6 दे सकते हैं। आपका ट्रीटमेंट हर जगह कैशलेस है, कहीं कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में। नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में एक बार पैसा देंगे लेकिन क्लेम हो जाएगा। जब भी आप ठीक होकर निकलेंगे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल से तो 2,000 रुपए की दवाई वो आपको देगा, उसके बाद बाकी मेडिसिन आप अपने पीपीसी से, पेरेंट पीसी से आकर के लीजिए, आपको मिलेंगी। ध्यान रहे दोस्तों कि ईसीएचएस कार्ड कभी भी ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ रखेंगे। खुदा न खास्ता कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, भगवान नहीं करे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपका फ्री में कैशलेस इलाज होगा। आप अपने और अपने डिपेंडेंट्स का ईसीएचएस कार्ड साथ कैरी करें। इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।